हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से यूपी लेखपाल का खलिहान सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि इस सीरीज का ये हिस्सा बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल। हमारे अभ्यास का जो प्रश्न 1 है वो यही पूछता है कि उत्तर प्रदेश किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है। ओहो, और इसका सटीक उत्तर है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ, और देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बिल्कुल, लेकिन सच कहूं तो ये आंकड़े सुनने में काफी जटिल लगते हैं। अरे बहुत जटिल लगते हैं। तैयारी करने वालों के लिए इन्हें रटना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। मतलब एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, पर इस चुनौती को पार करने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। देखिए, अक्षांश और देशांतर महज रेखाएं नहीं है ना? हाँ, वो तो एक एग्जैक्ट लोकेशन बताती हैं। बिल्कुल। और अगर इन अक्षांशों को ध्यान से देखा जाए तो 23 और 30 के बीच लगभग 7 डिग्री का अंतर दिखाई देता है। अरे हाँ, 7 डिग्री का गैप। और ठीक इसी तरह देशांतरों में भी 77 और 84 के बीच भी लगभग 7 डिग्री का ही फासला है। तो ये जो 7 के अंतर वाली एक सिमेट्री है ना, इसे अगर एक बार दिमाग में बिठा लिया जाए तो एग्जाम में सही ऑप्शन पहचानना बहुत आसान हो जाता है। ये तो काफी बेहतरीन विश्लेषणात्मक तरीका बताया आपने। मतलब 60 डिग्री का ये चौकोर ग्रिड दिमाग में एक फ्रेम बना देता है। बिल्कुल, एक फ्रेम बन जाता है। अब अगर इस फ्रेम के अंदर की जमीन को मापा जाए, जैसा कि प्रश्न 2 में पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है। ये विशालता का पैमाना इतना बड़ा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाते जाते मिट्टी की प्रकृति और मौसम का मिजाज दोनों ही बदल जाते हैं। हाँ, और इसी विशालता के कारण एक मध्य बिंदु की आवश्यकता पड़ती है जो पूरे देश के लिए मानक समय तय कर सके, जो कि हमें प्रश्न 3 पर ले आता है। हाँ, प्रश्न 3 कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से मानक समय की गणना की जाती है? और इसका सही उत्तर है मिर्जापुर। अक्सर लोग मिर्जापुर को सिर्फ एक मशहूर वेब सीरीज की वजह से जानते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वो जगह है जहां से 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है। मतलब यही रेखा पूरे भारत की घड़ियों की सुइयों को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, समय निर्धारण का ये बिंदु प्रशासनिक तौर पर बहुत अहम है। और अगर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के इस विशाल क्षेत्रफल को पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में तौला जाए तो हम प्रश्न 4 पर आ जाते हैं। हाँ, कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान आता है? और इसका उत्तर है चौथा। सही। इसके आगे केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही है। इसी क्रम में प्रश्न 5 ये स्पष्ट करता है कि ये क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर है 73.33%। अब यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अच्छा, क्या सवाल है? भारत जैसे विशाल देश की केवल 7.33% जमीन होने के बावजूद ये राज्य देश की सबसे बड़ी आबादी का भार कैसे उठा लेता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और देखिए, इसका जवाब इस जमीन की भूगर्भिक संरचना और इसकी अभूतपूर्व उर्वरता में छिपा है। मतलब मिट्टी की क्वालिटी में? बिल्कुल। ये 7.33% हिस्सा कोई बंजर जमीन नहीं है। ये नदियों द्वारा लाई गई दुनिया की सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान है, जिसे हम एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं। हाँ, और जहां मिट्टी उपजाऊ होगी वहां खेती उन्नत होगी। एकदम सही। और जहां कृषि उन्नत होगी वहां सदियों से बड़ी आबादी का भरण पोषण संभव हो पाएगा। इसीलिए ये जमीन इतनी घनी आबादी को अपने भीतर समेटे हुए है। ये तो काफी स्पष्ट हो गया। अब मिट्टी और पानी की इस ताकत को समझने के बाद जरा इस राज्य की सरहदों पर नजर डालते हैं। प्रश्न 6 में ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? और इसका उत्तर है 8 राज्य। हाँ, 8 राज्य। और अगर हम दिल्ली को भी मिला ले तो ये संख्या 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाती है। बिल्कुल। और इतनी अधिक सीमाएं किसी और राज्य के पास नहीं है। इतने सारे पड़ोसियों का होना ही ना इसे भौगोलिक रूप से उत्तर और मध्य भारत का एक प्राकृतिक केंद्र बना देता है। मतलब एक तरह से ये व्यापार, संस्कृति और राजनीति के लिहाज से एक चौराहे की तरह काम करता है, जहां से हर दिशा में रास्ते जाते हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और राज्यों के अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, जो प्रश्न 7 का विषय है। किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं?
इसका उत्तर है नेपाल। जो कि एक खुली सीमा है, हिमालय की तलहटी और तराई के जंगलों से होकर गुजरती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक विचार करने वाली बात है। आज के आधुनिक राजनीतिक नक्शे में हम ये सीमाएं देख रहे हैं, पर क्या करोड़ों साल पहले भी ये भूभाग ऐसा ही दिखाई देता था? बिल्कुल नहीं। भौगोलिक इतिहास की परतें उधेड़ने पर ना एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। जो समतल मैदान आज दिखाई देता है, उसका निर्माण बहुत बाद में हुआ है। मतलब ये शुरू से ऐसा नहीं था? नहीं, इस जमीन का इतिहास करोड़ों साल पुराने पत्थरों और महाद्वीपों के टूटने की कहानियों से जुड़ा हुआ है। और यही प्राचीन इतिहास हमारे प्रश्न 8 में सामने आता है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? और उत्तर है गोंडवाना लैंड। हाँ। मतलब ये सुनने में ना किसी डायनासोर के युग की बात लगती है। और भूविज्ञान के अनुसार ये उसी युग की बात है भी, जब पृथ्वी पर मौजूद सारी जमीन एक ही विशाल महाद्वीप पेंजिया के रूप में जुड़ी हुई थी। तब टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से वो 2 हिस्सों में टूट गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, राइट? बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है ना, जो आज का पठारी क्षेत्र है, वो उसी प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक टूटा हुआ टुकड़ा है, जो करोड़ों सालों तक खिसकते हुए यहाँ तक पहुंचा है। वाह, ये तो सच में हैरान करने वाला तथ्य है कि राज्य के दक्षिण में जो जमीन है वो करोड़ों साल पुरानी है। और प्रश्न 9 भी इसी ओर इशारा करता है। हाँ, प्रश्न 9 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प यानी आर्कियनेरा के प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। और इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड। आद्यकल्प यानी पृथ्वी के निर्माण के शुरुआती दौर की चट्टानें। बुंदेलखंड की जमीन इतनी सख्त और पुरानी है कि समय के थपेड़ों और मौसम के बदलावों का इस पर बहुत कम असर हुआ है। मतलब ये राज्य का वो भौगोलिक आधार है जो सबसे प्राचीन और सबसे स्थिर है। बिल्कुल सही कहा। और इन्हीं चट्टानों के संदर्भ में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य प्रश्न 10 से निकल कर आता है। प्रश्न 10 है कि आगरा एवं उसके निकटवर्ती मुगल कालीन भवनों के निर्माण में किस शैल समूह के बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है? और इसका उत्तर है विंध्यन शैल समूह। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आगरा का लाल किला या फतेहपुर सीकरी जैसी ऐतिहासिक इमारतों का वजूद असल में विंध्यन पत्थरों के बिना संभव ही नहीं था। हाँ, वास्तुकला और प्राचीन भूगोल का ये कितना गहरा संबंध है। एकदम। देखिए, जो स्थानीय संसाधन उपलब्ध होते हैं ना, सभ्यताएं उन्हीं के सहारे अपना इतिहास रचती हैं। विंध्यन शैल समूह अपने मजबूत लाल बलुआ पत्थर के लिए बहुत विख्यात है। और इस पत्थर की खासियत क्या है? खासियत ये है कि इस पर बारीक नक्काशी की जा सकती है और ये सदियों तक मौसम की मार झेल सकता है। मुगलों ने भूगोल की इसी सौगात को वास्तुकला में बदल दिया। बेहतरीन। अब प्राचीन चट्टानों से आगे बढ़ते हुए जब हम उत्तर की तरफ आते हैं तो प्रश्न 11 मैदानों के निर्माण की कहानी बताता है। राज्य के तराई एवं भाबर क्षेत्र का निर्माण किस शैल समूह द्वारा हुआ है? और इसका उत्तर है क्वाटरनरी शैल समूह। भूविज्ञान की भाषा में क्वाटरनरी का मतलब है सबसे नया या हालिया दौर, है ना? बिल्कुल। बुंदेलखंड की करोड़ों साल पुरानी चट्टानों के विपरीत भाबर और तराई का निर्माण बहुत बाद में हुआ है। हिमालय से उतरने वाली तेज नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों, कंकड़ और पत्थरों से बना है। और ये भाबर क्षेत्र किन किन जिलों में फैला हुआ है? ये हमारे अभ्यास का 12वां प्रश्न है। इसका उत्तर है सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। हाँ। लेकिन अगर इसे साधारण भाषा में समझा जाए तो भाबर असल में है क्या? देखिए, भाबर को ना एक विशाल छलनी या कंकड़ पत्थरों के एक बड़े ढेर की तरह समझा जा सकता है। जब नदियां ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आती हैं। हाँ, और उन्हें तलेटी में जमा कर देती हैं। बिल्कुल। इन पत्थरों का ढेर इतना मोटा होता है कि नदियों का पानी इसके ऊपर बहने के बजाय पत्थरों के नीचे छिपकर बहने लगता है। इसी इलाके को भाबर कहते हैं, जो सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला है। सही कहा। और भाबर के ठीक नीचे आता है तराई क्षेत्र। प्रश्न 13 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की खेती वृहत पैमाने पर की जाती है? सही उत्तर है धान एवं गन्ना। यहाँ पानी और मिट्टी का एक अलग ही खेल देखने को मिलता है। बिल्कुल। जहाँ भाबर एक छलनी की तरह है, वहीं तराई को एक स्पंज की तरह समझा जा सकता है। भाबर के पत्थरों के नीचे जो नदियां छिप गई थीं, वो तराई के समतल इलाके में आकर अचानक सतह पर वापस उभर आती हैं। अच्छा, और इस वजह से पूरी जमीन दलदली हो जाती होगी। एकदम।
दलदली और नमी से भर जाती है, और क्योंकि धान और गन्ना ऐसी फसलें हैं जिन्हें बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए तराई का ये क्षेत्र इनके लिए एक प्राकृतिक वरदान बन जाता है। मतलब भूगोल ने पहले से ही मिट्टी में ये लिख दिया था कि वहां का किसान क्या उगाएगा। बिल्कुल, नेचर ने सब सेट किया हुआ है। अब आते हैं प्रश्न 14 पर। भूगर्भिक दृष्टि से अभिनूतन या अति नूतन काल, जिसे हम प्लिस्टोसीन या होलोसीन कहते हैं, इसमें किस क्षेत्र का निर्माण हुआ है? और उत्तर है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। अति नूतन काल का अर्थ है भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे आधुनिक अध्याय, है ना? हाँ, हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों ने हजारों सालों तक लगातार अपनी उपजाऊ गाद बिछाकर एक विशाल गर्त को पाट दिया, जिसे सिल्ट कहते हैं। हाँ, और इसी प्रक्रिया ने दुनिया के सबसे उपजाऊ समतल मैदानों में से एक का निर्माण किया। और इस नए मैदान के ठीक दक्षिण में क्या स्थित है? ये प्रश्न 15 का विषय है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है बुंदेलखंड का पठार। इस तरह ना पूरे राज्य की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर उभरती है। कैसे? देखिए, सबसे उत्तर में कंकड़ पत्थर और नमी वाला भाबर तराई क्षेत्र, बीच में नदियों द्वारा बिछाई गई नई जलोढ़ मिट्टी का विशाल मैदान, और सबसे दक्षिण में गोंडवाना लैंड की प्राचीन चट्टानों से बना हुआ बुंदेलखंड का पठार। ये तो एकदम विजुलाइज हो गया। अब इस प्राचीन भूविज्ञान से बाहर निकलकर अगर हम आधुनिक प्रशासनिक सीमाओं पर फोकस करें तो कई रोचक तथ्य सामने आते हैं। जैसे प्रश्न 16 पूछता है कि निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? और सही उत्तर है महाराजगंज। हाँ, महाराजगंज नेपाल की सीमा पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक और ट्रांजिट बिंदु है, जहां से दोनों देशों के बीच भारी आवाजाही होती है। लेकिन प्रश्न 17 में ने एक ऐसा सवाल है जो अक्सर काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा, वो कौन सा सवाल है? सवाल है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? और विकल्पों में है बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। इसका सही उत्तर कुशीनगर है। हाँ, ये कंफ्यूजन अक्सर होता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब कोई नक्शे को सरसरी निगाह से देखता है ना, तो पूर्वोत्तर के सारे जिले एक जैसे लगते हैं। कुशीनगर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो नेपाल के बेहद करीब महसूस होता है। अच्छा, मतलब लगता है कि बॉर्डर टच कर रहा है। हाँ, लेकिन हकीकत में महाराजगंज का एक हिस्सा कुशीनगर और नेपाल के बॉर्डर के बीच एक दीवार की तरह आ जाता है। इसीलिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छू पाता। ओह, ये एक ऐसा तथ्य है जो सिर्फ नक्शे का गहराई से अध्ययन करने पर ही पता चलता है। काफी बारीक जानकारी है। अब अगर राज्य के सबसे पूर्वी छोर की बात की जाए तो प्रश्न 18 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? इसका उत्तर है बलिया। बलिया सिर्फ अपनी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहचान के लिए ही नहीं जाना जाता। बिल्कुल नहीं, इसका भौगोलिक महत्व भी बहुत अधिक है। ये सीधे बिहार की सीमा में प्रवेश का रास्ता है, और यहीं से होकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सीमाओं को अलविदा कहते हुए बिहार में दाखिल होती है। सीमाओं की बात हो और सोनभद्र का जिक्र न हो, ये तो संभव ही नहीं है। प्रश्न 19 हमारे अभ्यास का सबसे अनोखा सवाल है। कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है? और इसका उत्तर सोनभद्र है। मतलब भौगोलिक रूप से देखा जाए तो एक ही जिले का 4 अलग-अलग राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से टकराना अपने आप में एक अजूबा है। बिल्कुल, और सोनभद्र की इस अनूठी विशेषता का कारण उसकी भौगोलिक बनावट है। ये जिला मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में एक प्रायद्वीप की तरह धंसा हुआ है, जिसे पेनिनसुला कहते हैं। हाँ। विंध्य और कैमूर की पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ये चारों तरफ से अलग अलग राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। साथ ही ये क्षेत्र कोयला और अन्य खनिज संपदा से इतना समृद्ध है कि इसे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। सोनभद्र के इस धसाव के कारण एक और बड़ी दिलचस्प स्थिति बनती है, जिसका जिक्र प्रश्न 20 में है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? और इसका उत्तर है 11 जिले। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। हाँ, और इसका आकार ऐसा है कि ये पश्चिम में आगरा से शुरू होती है, दक्षिण की तरफ बुंदेलखंड के पठार को लपेटते हुए गहराई में जाती है, और फिर पूर्व में सोनभद्र तक एक लंबी उबड़-खाबड़ रेखा खींचती है। प्राकृतिक रूप से ये पूरी सीमा पहाड़ियों और नदियों के जाल से बुनी हुई है। और किन राज्यों से सीमाएं नहीं लगती, ये जानने के लिए हमें प्रश्न 21 और 22 पर गौर करना होगा।
प्रश्न 21 स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। हाँ, वहीं प्रश्न 22 के अनुसार ये पंजाब से भी नहीं लगती। और इसके पीछे का कारण बहुत ही बेसिक है, मध्यवर्ती या बफर राज्यों की उपस्थिति। मतलब बीच में दूसरे राज्य आ जाते हैं। बिल्कुल, उड़ीसा दक्षिण पूर्व में बहुत दूर स्थित है और उसके और उत्तर प्रदेश के बीच में छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे विशाल राज्य आ जाते हैं। और पंजाब के केस में ठीक इसी प्रकार पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा भूभाग आ जाता है, जो दोनों की सीमाओं को मिलने से रोकता है। सही है। अब अगर पूर्वी सीमाओं से उठकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरफ आएं, तो प्रश्न 23 पूछता है कि राज्य का गौतम बुद्ध नगर जिला किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। उत्तर है दिल्ली। गौतम बुद्ध नगर, जिसके अंतर्गत आज का आधुनिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा आता है ना, उसकी पूरी भौगोलिक और आर्थिक पहचान ही दिल्ली से उसकी निकटता के कारण बदल गई है। हाँ, क्योंकि दिल्ली की सीमा से सटे होने के कारण ही ये इलाका कृषि प्रधान जमीन से बदलकर राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक और तकनीकी हब में तब्दील हो सका। बिल्कुल। तो ये तो हुई सीमाओं की बात। अब अगर बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के भीतर गहराई में उतरें, तो प्रश्न 24 सामने आता है। जी। बुंदेलखंड पठार की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसका सटीक उत्तर है यमुना। और नदियां अक्सर प्राकृतिक विभाजन का काम करती हैं। यमुना नदी इस क्षेत्र में एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचती है। मतलब यमुना को पार करते ही भौगोलिक स्वरूप बदल जाता है। एकदम। यमुना को पार करते ही गंगा यमुना के समतल, उपजाऊ और हरे भरे मैदान पीछे छूट जाते हैं और लाल मिट्टी वाला, पथरीला और कठोर बुंदेलखंड का पठारी स्वरूप शुरू हो जाता है। और ये दक्षिणी पठारी प्रदेश कितना बड़ा है? प्रश्न 25 इसी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठारी प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल विद्यमान है? और इसका सही उत्तर 45,200 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इस आंकड़े को राज्य के कुल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से तुलना करके देखें, तो ये लगभग 5वां हिस्सा बनता है। हाँ, ये कोई छोटा इलाका नहीं है। ये एक विशाल भूभाग है, जिसकी अपनी एक अलग जलवायु, अलग मिट्टी और अलग तरह का जीवन है। जीवन की इसी भिन्नता का मुख्य कारण वहां की मिट्टी है, जो प्रश्न 26 का हिस्सा है। बुंदेलखंड के अधिकतर भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है लाल मिट्टी। और ये जो लाल मिट्टी का रसायन विज्ञान है ना, वो वहां की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। वो कैसे? देखिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों की भारी कमी होती है। और सबसे अहम बात यह है कि लाल मिट्टी की जल संचयन क्षमता, यानी पानी सोखने की ताकत, बहुत कम होती है। अच्छा, तो जो स्पंज वाला इफेक्ट तराई में था, वो यहाँ नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। पानी टिकता नहीं है, इसलिए यहाँ धान या गन्ना उगाना असंभव है। तो फिर यहाँ के किसान क्या उगाते हैं? परिस्थितियों से मजबूर होकर यहाँ चना, अरहर, दलहन और तिलहन जैसी फसलें बोई जाती हैं, जिन्हें कम पानी की दरकार होती है। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है कि कैसे मिट्टी के रासायनिक गुण किसी क्षेत्र की पूरी आर्थिकी तय कर देते हैं। अब इसी पठारी क्षेत्र की सीमाओं को लेकर प्रश्न 27 में एक छोटा सा छलावा दिया गया है। छलावा? कैसा छलावा? पूछा गया है कि कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्पों में जालौन, आगरा, हमीरपुर और झांसी हैं, और सही उत्तर आगरा है। अच्छा, हाँ, आगरा। देखिए, आगरा एक संक्रमण क्षेत्र में आता है, जिसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। हाँ, यद्यपि वहाँ वास्तुकला के लिए इस्तेमाल होने वाले विंध्यन पत्थर मिलते हैं, लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो आगरा का अधिकांश हिस्सा मैदानी है। मतलब इसे पूरी तरह से बुंदेलखंड के कठोर पठार का हिस्सा नहीं माना जा सकता। बिल्कुल नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत महोबा पूरी तरह से इसी पठार का हिस्सा है, और प्रश्न 28 यही पुष्टि करता है कि महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है। महोबा का भूगोल उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अपनी पथरीली जमीन के बावजूद ना, ये विशिष्ट प्रकार की पान की खेती के लिए देश भर में जाना जाता है। अरे हाँ, महोबा का पान और आला ऊदल की गाथाएं भी तो इसी जमीन की कठोरता और यहाँ के लोगों के संघर्ष को दर्शाती हैं। बिल्कुल सही। अब आते हैं प्रश्न 29 पर, जो दिमागी नक्शे का एक बेहतरीन परीक्षण है। ये एक मिलान वाला प्रश्न है, जहां राज्यों को उनकी सीमा से लगने वाले जिलों से मिलाना है। हाँ, मैच द फॉलोइंग। राज्य हैं दिल्ली, हिमाचल, झारखंड और राजस्थान, और जिले हैं मथुरा, गाजियाबाद, सहारनपुर और सोनभद्र। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, यानी 2, 3, 4, 1। मतलब दिल्ली की सीमा गाजियाबाद से लगती है, हिमाचल की सीमा सहारनपुर से,
झारखंड की सीमा सोनभद्र से। और राजस्थान की सीमा मथुरा से लगती है। इस एक प्रश्न के माध्यम से ना दिशाओं की पूरी समझ को परख लिया गया है। दिल्ली और गाजियाबाद पश्चिम में एक सघन शहरी सीमा बनाते हैं और सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी सीमा सहारनपुर को छूती है। सुदूर दक्षिण पूर्व में झारखंड सोनभद्र से जुड़ता है और फिर पश्चिम की ओर राजस्थान का रेगिस्तानी प्रभाव मथुरा की सीमा को स्पर्श करता है। शानदार। और अब हम इस अभ्यास के अंतिम और 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो पूरे तराई क्षेत्र का एक सारांश प्रस्तुत करता है। प्रश्न में तराई क्षेत्र के संदर्भ में 3 कथनों पर विचार करना है। ओके, तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है, ये क्षेत्र उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर जिले तक विस्तृत है। दूसरा, शिवालिक की डुंडवा श्रृंखला पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तक विस्तृत है। और तीसरा? तीसरा कथन है कि इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में साल, सेमल, हल्दू एवं तेंदु आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और इसका सही उत्तर है कि ये तीनों ही कथन सत्य हैं। और पता है, ये तीनों बिंदु तराई क्षेत्र के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को बहुत ही सटीकता से परिभाषित करते हैं। हाँ, सहारनपुर से कुशीनगर तक फैले इस लंबे पट्टे में प्रचुर मात्रा में नमी है। डोंडवा श्रृंखला इसे नेपाल की तरफ से एक प्राकृतिक ढाल प्रदान करती है। और इसी नमी और ढाल के कारण यहाँ साल और सेमल जैसे विशाल और ऊंचे पेड़ों के घने जंगल पाए जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम 1 से लेकर 30 प्रश्नों के इस पूरे सफर को एक नजर में देखें ना, तो उत्तर प्रदेश किसी एक राज्य के बजाय भौगोलिक विविधताओं का एक महाद्वीप अधिक प्रतीत होता है। सही कहा आपने। कहीं करोड़ों साल पुरानी गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं, कहीं भाबर में पत्थरों के नीचे बहती नदियां हैं, और कहीं दुनिया की सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। भूगोल ने यहाँ की फसलें, सीमाएं और जीवन शैली सब कुछ तय किया है। सब कुछ। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल खड़ा होता है। वो विचारणीय सवाल क्या है? सवाल यह है कि आज जिस तराई और भाबर को उनकी अत्यधिक नमी, दलदल और घने जंगलों के लिए पहचाना जाता है, क्या भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण ये क्षेत्र अपनी इस भौगोलिक पहचान को बनाए रख पाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जिस तेजी से नदियों का जलस्तर घट रहा है और मानसून के पैटर्न बदल रहे हैं, क्या अगले 100 सालों में उत्तर प्रदेश का ये हरा भरा उत्तरी नक्शा पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? ये एक बेहद प्रासंगिक और भविष्योन्मुखी प्रश्न है। देखिए, भूविज्ञान हमें यही सिखाता है कि भूगोल कभी भी स्थिर नहीं रहता। जो आज पहाड़ है, वो कल का मैदान हो सकता है। हाँ, प्राकृतिक शक्तियां और मानवीय हस्तक्षेप मिलकर इस नक्शे को लगातार बदल रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए हमारे तैयारी करने वाले छात्रों के लिए और सभी सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो आज एक रटा हुआ तथ्य है, वो कल का बदलता हुआ इतिहास हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसी गहरे विचार के साथ हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इन नक्शों के पीछे छुपे विज्ञान को समझते रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।